नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। अगर आपने गुरुकुल क्लासेस बाय डॉक्टर सोनवीर सिंह नामक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन एट हाई फ्रीक्वेंसीज। पिछले लेक्चर में हमने लॉसलेस लाइन की इक्वेशंस को स्टडी किया था। आज हम ट्रांसमिशन लाइन हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या उसका प्रभाव होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन लाइन पर, उसके लिए इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सीरीज इंडक्टेंस is much larger than the resistance. Similarly, shunt capacitance of line capacitance is much larger than the shunt capacitance. अगर हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि लाइन हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, तो उस कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो सीरीज इंडक्टेंस जो है वो रजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो कैपेसिटेंस है ओमेगा सी, दैट विल बी मच ग्रेटर देन जी। जो शंट कैपेसिटेंस है वो पैरेलल कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स ओमेगा एल इज मच ग्रेटर देन आर एंड ओमेगा सी इज मच ग्रेटर देन जी। हैंस द सेकेंडरी कांस्टेंट कैन बी रिलेटेड एज फॉलोज। अब सेकेंडरी कांस्टेंट में हमने बताया था सेकेंडरी कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, एटीन्यूएशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट एंड फेज वेलोसिटी। तो हम पहले जेडो जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस सेकंड पैरामीटर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जेडो को हम पहले से जानते हैं, आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। अब हम कह रहे हैं कि जे ओमेगा एल की वैल्यू आर से बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से जे ओमेगा सी की वैल्यू जो है वो जी से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आर और जी को इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज अंडर रूट में जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी। तो जे ओमेगा एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंडर रूट एल बाई सी। तो जेड ओ की वैल्यू अंडर रूट एल बाई सी हमें मिलेगी, बिकॉज ओमेगा एल इज मच ग्रेटर देन आर एंड जी ओमेगा सी इज मच ग्रेटर देन जी, सो आर एंड जी कैन बी इग्नोर। प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम कैलकुलेट करें तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट के लिए इक्वेशन गामा इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। तो गामा में हमने वैल्यू पुट कर जे ओमेगा एल कॉमन ले लिया इसमें से, तो आर अपॉन जे ओमेगा एल प्लस वन, और जे ओमेगा सी इसमें से कॉमन लिया तो जी अपॉन जे ओमेगा सी प्लस वन। तो गामा इज इक्वल टू जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। हमने आर और जी को इग्नोर कर दिया क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम है वन के कंपेरिजन में। तो हमारे पास जे ओमेगा एल कॉमन आ गया अंडर रूट एल सी। तो हम जानते हैं गामा की वैल्यू अल्फा प्लस जे बीटा, तो अल्फा प्लस जे बीटा टू जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो रियल और इमेजनरी पार्ट को निकलेगा तो अल्फा की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि अल्फा का टर्म नहीं है उसमें, केवल जे वाला टर्म है, और जो इमेजनरी पार्ट है बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी होगा। प्रोपेगेशन वेलोसिटी देखें तो प्रोपेगेशन वेलोसिटी विल बी वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बीटा की, तो वील गेट वन अपॉन अंडर रूट एल सी। फ्रॉम एबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट द एटीन्यूएशन इज नेग्लिजिबल एट हाई फ्रीक्वेंसीज। यानी हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमारी लाइन में फ्रीक्वेंसीज हाई हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी पर जो एटीन्यूएशन कांस्टेंट है वो नेग्लिजिबल रहता है, यानी बहुत कम होता है। हेंस हाई फ्रीक्वेंसी लाइन आर कॉल्ड एज लॉसलेस लाइन, इसीलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी लाइन को लॉसलेस लाइन बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफॉर्मर, क्वार्टर वेव एंड हाफ वेव ट्रांसफॉर्मर। अब हम ट्रांसमिशन लाइन को एज ए इम्पीडेंस मैचिंग हम यूज करना चाह रहे हैं। तो इफ द लोड इम्पीडेंस इज नॉट मैच्ड विद कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस or the when maximum power cannot be transferred, then impedance of the line, then maximum power cannot be transferred to the load। यानी कि अगर लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मैच नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में सोर्स से जो पावर ट्रांसफर होनी है लोड पर वो मैक्सिमम नहीं होगी। सम पार्ट ऑफ पावर विल बी बैक ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बीच में कोई इंपीडेंस हम ऐड करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, उसका वो इंपीडेंस अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर नहीं होता तो उसकी वजह से लाइन में रिफ्लेक्शन होता है। ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उससे एक रिफ्लेक्शन होगा। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इन लाइन स्टैंडिंग वेव इज सेट। ये भी हम देख चुके हैं कि अगर लाइन में रिफ्लेक्शन है तो वो स्टैंडिंग वेव सेटअप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम मिलती है अकॉर्डिंग टू दी फेज ऑफ द इंसिडेंट वोल्टेज एंड रिफ्लेक्टेड वोल्टेज एंड इंसिडेंट करंट एंड रिफ्लेक्टेड करंट। द लाइन वोल्टेज विल बी मैक्सिमम एट सम पॉइंट। ये हम पहले बता चुके हैं कि अगर किसी पॉइंट पर लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगी, यदि वहाँ पर जो इंसिडेंट वोल्टेज है और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज हैं दोनों सेम फेज में, तो वो एड आउट हो जाएंगी, तो वहाँ पर जो पॉइंट है वोल्टेज का वो वी मैक्स कहलाएगा, वी मैक्स पॉइंट कहलाएगा। Hence to withstand the large line voltage
इंसुलेशन ऑफ लाइन कंडक्टर मस्ट बी प्रॉपर, यानी कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर लाइन में कहीं पर रिफ्लेक्शन है और उसकी वजह से हमें वी मैक्स पॉइंट पर हम देखें जहाँ पर हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो इस वोल्टेज को विदस्टैंड करने के लिए, बियर करने के लिए लाइन में इंसुलेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कंडक्टर मस्ट बी प्रॉपर इंसुलेटेड, इफ़ नॉट देयर मे बी चांस ऑफ ब्रेकडाउन। अगर हम प्रॉपर इंसुलेशन नहीं करेंगे तो उसमें चांस है ब्रेकडाउन होने का। द इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर कैन बी इम्प्रूव बाई लार्जर एयर गैप। अब हमें इंसुलेशन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो कंडक्टर के बीच में एयर गैप बढ़ा दें। इन केस ऑफ ओपन वायर लाइन, अगर ओपन वायर लाइन है तो उस केस में हम इसके बीच में गैप को बढ़ा देंगे कंडक्टर के बीच में, तो जो बीच में डाइलेक्ट्रिक है एक इंसुलेशन का काम करेगा, तो वहाँ इंसुलेशन बढ़ जाएगा। बाय यूजिंग बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल, या इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छा यूज़ करें, जैसे कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल में टू वायर लाइन नहीं होती, वो कोएक्सियल केबल है, सिग्नल एक ही लाइन में जाता है, तो वहाँ पर हमें उसमें इंसुलेशन जो है वो अच्छा यूज़ करें। लेकिन इस केस में क्वालिटी जो है अच्छी करने की वजह से इंक्रीज द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली द लाइन करंट ऑल्सो विल बी मैक्सिमम एट सम पॉइंट, जैसे वी मैक्स पॉइंट था ऐसे ही आई मैक्स पॉइंट होगा, जहाँ पर इंसिडेंट लाइन एंड रिफ्लेक्टेड लाइन दोनों सेम फेज में होंगी, तो वहाँ दोनों करंट ऐड हो जाएंगी, जिसकी वजह से उस पॉइंट पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हैंस टू विदस्टैंड द लार्ज करंट, लाइन करंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर मस्ट बी लार्ज। अब हमें उस लाइन को, हमें ऐसा कंडक्टर रखना है कि अगर हमारी लाइन करंट किसी वजह से आई मैक्स पॉइंट पर बढ़ती है तो उसको वो बियर कर सके कंडक्टर। अगर वो बियर नहीं कर पाएगा तो देयर में भी चांस ऑफ लाइन कंडक्टर मेल्टिंग, तो ज़्यादा करंट की वजह से लाइन का जो कंडक्टर है वो मेल्ट हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसा कंडक्टर बनाना है जिसमें जो उसको बियर कर सके। तो इसके लिए टू ओवरकम ड्रॉबैक एबव ड्रॉबैक, लाइन करंट को विदस्टैंड करने के लिए हम कैसे दूर करेंगे? द सर्किट मस्ट बी अरेंज इन सच अ वे दैट इम्पीडेंस ऑफ लाइन मस्ट बी मैच विद द लोड इम्पीडेंस। हमें लाइन को इस तरीके से रखना है कि जिसमें इम्पीडेंस जो है वो लोड से मैच रहे। सो मैक्सिमम पावर बी ट्रांसफर्ड एंड नो स्टैंडिंग वेव क्रिएटेड, जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी और कोई भी स्टैंडिंग वेव नहीं क्रिएट होगी। अब नाउ मेथड ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग मेथड्स ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग। अब इम्पीडेंस मैचिंग को हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम लाइन को प्रॉपर मैचिंग करेंगे जब ही हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तो हम मैचिंग कैसे कर सकते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग विद क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। अगर हम क्वार्टर वेव कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में कैसे मैच करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के लिए हम ऑलरेडी ये इक्वेशन जानते हैं, जेड ओ इज इक्वल्स टू जेड आर कोस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस जेड ओ साइन हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन जेड ओ कोस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस जेड आर साइन हाइपरबोलिक गामा एल। हाई फ्रीक्वेंसी पर जो गामा की वैल्यू है वो जे बीटा हम ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं, तो हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। गामा की वैल्यू जे बीटा, तो हमारे पास जेड इन की इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन जेड की आएगी। फिर हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा यू कॉस बीटा एंड साइन हाइपरबोलिक जे बीटा यू जे साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास जेड इन जो इनपुट इंपीडेंस है वो ये हो जाएगी इक्वेशन। अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि फॉर क्वार्टर वेव लाइन, अगर वेव लाइन क्वार्टर वेव लाइन है तो उसमें जो उसकी वेव लेंथ है वो लैम्डा बाई 4 होगी, तो एल की वैल्यू लैम्डा बाई 4 हो जाएगी। अब बीटा यू 2 पाई अपॉन लैम्डा हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो एल इज टू पाई बाई 2 एल, तो बीटा एल इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो बीटा एल की वैल्यू जो हमें मिल रही है बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एल मिला है, तो बीटा एल की जो वैल्यू है पाई बाई 2 है। अब जेड इन वाली इक्वेशन में हम बीटा एल की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 से, तो हमारे पास जेड इनका इक्वेशन मिलता है जेड आर कॉस पाई बाई 2 प्लस जेड जी टू साइन हाइपरबोलिक पाई बाई 2। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 वैल्यू को, तो हमारे पास जेड इन इक्वल टू जेड ओ अपॉन जेड आर आता है, तो जेड इन इक्वल टू जेड ओ स्क्वायर अपॉन जेड आर, तो जेड ओ इज इक्वल टू जेड इन जेड आर अंडर रूट में, ये हमें पता है। जहाँ पर जेड ओ करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जेड आर टर्मिनेटिंग लोड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिससे हमने लोड को टर्मिनेट किया है वो जेड आर है। तो यहाँ अगर फिगर में देखें तो ये जेड ओ है, और जिस लाइन पे क्वार्टर वेव लाइन हमने ये ऐड की हुई है, ये बॉक्स जो क्वार्टर वेव लाइन का है, जिसमें जिसका इनपुट इम्पीडेंस वही है जो जेड ओ का है, जेड ओ है, और जेड ओ डैश इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस लाइन। जेड ओ इज करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द क्वार्टर वेव लाइन, क्वार्टर वेव लाइन का जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड ओ डैश है, और ट्रांसमिशन लाइन मेन ट्रांसमिशन लाइन का जो करेक्टरिस्टिक है वो जेड ओ है। तो यहाँ से जो इनपुट इम्पीडेंस है क्वार्टर वेव लाइन का वो जेड इन इक्वल टू जेड ओ होगा, तो जेड ओ डैश से हम निकालेंगे तो जेड इन इंटू जेड आर, जेड ओ डॉट जेड आर, तो कंडीशन फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, तो कंडीशन फॉर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए क्या होना चाहिए कि जेड ओ डैश की वैल्यू जेड ओ डॉट जेड आर होनी चाहिए। जेड ओ की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के 276 लॉग एस अपॉन आर, एस इज अ स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर,
एंड आर इज़ अ रेडियस ऑफ लाइन कंडक्टर। अब इम्पीडेंस मैचिंग करेंगे हम हाफ वेव के लिए। हाफ वेव में क्या हो जाएगा, जो एल की वैल्यू है वो लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। तो बीटा 2 पाई बाई लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू पाई, एल की वैल्यू जो है वो लैम्डा बाई 2 पुट लैम्डा की वैल्यू 2L रख देंगे। तो 2L रखेंगे तो पाई बाई एल हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो अब हम बीटा एल इज टू पाई हो गया, तो फिर दोबारा से इनपुट इम्पीडेंस में हम बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो जेड इन इज टू जेड आर आएगी। दिस लाइन कैन बी यूज फॉर 1:1 ट्रांसफॉर्मर इफ सोर्स एंड लोड आर नॉट एडसेंट, देन हाफ वेव लाइन कैन बी यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो इस तरह की लाइन को हम 1:1 ट्रांसफॉर्मर एज ए 1:1 ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं, यानी कि जिसमें जो इनपुट पे वोल्टेज है वही आउटपुट पे मिलेगा। देयर इज नो स्टेप अप स्टेप डाउन, बस 1:1 रेशियो ट्रांसफॉर्मर है। इफ सोर्स एंड लोड आर नॉट एडसेंट, अगर सोर्स और लोड एडसेंट में नहीं है, देन हाफ वेव लाइन कैन बी यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो हम दोनों के बीच में, सोर्स और लोड के बीच में, हाफ वेव लाइन को इंजर्ट कर सकते हैं जो एक इम्पीडेंस मैचिंग का काम करेगी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज अ रिएक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखें अगर आप इसको, तो हमने एक तरफ तो लाइन कंसीडर की है, लेफ्ट साइड में देखें यहाँ पर ये हमारे सारी डिफरेंट तरह की लाइन्स हैं, और ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में डिफरेंट तरह के इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। तो अगर हम एक लाइन कंसीडर करें, लाइन सेक्शन इज लॉन्ग, अगर हम एक ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करते हैं जिसका सेक्शन बड़ा है, लंबा है, काफ़ी लॉन्ग है, तो उसको हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो एक LC सर्किट पैरेलल में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ट्यून्ड सर्किट। तो इस लाइन को हम इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर लाइन इज ओपन सर्किट एट द एंड, फार एंड पे अगर कोई लाइन ओपन सर्किट है, तो उस कंडीशन में हम जो लाइन है उसका इक्विवेलेंट सर्किट सीरीज LC ट्यून सर्किट होगा। ट्यून सर्किट LC ट्यून सर्किट, सीरीज ट्यून सर्किट होगा। अगर हम एक लाइन कंसीडर करते हैं जो शॉर्ट सर्किट लाइन है, सेक्शन इज लेस देन लैम्डा बाई 4, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक इस डॉटेड लाइन तक ये लैम्डा बाई 4 है लाइन की। तो अगर हम एक लाइन कंसीडर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू लैम्डा बाई 4 से कम है और लेकिन वो शॉर्ट सर्किट है, तो उस कंडीशन में ये लाइन बिहेव्स एज एन इंडक्टर। तो लाइन एक इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। अगली कंडीशन क्या होती है, ओपन सर्किट लाइन। अगर हम ओपन सर्किट लाइन कंसीडर करें और सेक्शन इज लेस देन लैम्डा बाई 4, तो उस कंडीशन में दिस इक्विवेलेंट सर्किट विल बी बिहेव्स एज एन कैपेसिटर। ये लाइन एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगी। अगला जो पांचवा पॉइंट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट लाइन, सेक्शन इज मोर देन अल्फा लैम्डा बाई 4। अगर हम सेक्शन को लैम्डा बाई 4 से ज़्यादा रखते हैं तो ये इट विल ट्रीटेड एज अ बिहेवियर एज अ एन कैपेसिटर। अगर कोई लाइन ओपन सर्किट है और लैम्डा बाई 4 से ज़्यादा है तो इट विल ट्रीट एज अ behaves as an inductor. So these are the equivalent circuits of the transmission line. For different transmission line there are different circuits. Next is stub matching. A small section of a line is called stub. अगर लाइन का छोटा सेक्शन है that is called stub. Stub is used for impedance matching in high frequency line. हाई फ्रीक्वेंसी लाइन में, क्योंकि हमारे लिए समस्या हाई फ्रीक्वेंसी लाइन में impedance मैचिंग की होती है, तो स्टब जो है impedance मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टब इज कनेक्टेड इन शंट इन मेन ट्रांसमिशन लाइन एट टर्मिनेशन पॉइंट। स्टब को हम टर्मिनेशन पॉइंट पर मेन लाइन में शंट में कनेक्ट करते हैं। कोई भी सूटेबल लोकेशन बिटवीन सोर्स एंड लोड के बीच में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैचिंग स्टब में बी ओपन सर्किट टर्मिनेटेड और शॉर्ट सर्किट टर्मिनेटेड। ये जो स्टब आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, ये स्टब या तो ओपन सर्किट हो सकता है या शॉर्ट सर्किट। तो हमने जो यहाँ पर यूज किया वो शॉर्ट सर्किट स्टब यूज किया है। बट शॉर्ट सर्किट स्टब आर कनेक्टेड का कॉमनली यूज्ड ड्यू टू फिक्स स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। तो शॉर्ट सर्किट स्टब जो है वो कॉमनली यूज होता है ड्यू टू फिक्स स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में फिक्स स्पेसिंग है तो हम इस स्टब को यूज करते हैं। सिंगल स्टब मैचिंग है देख लीजिए। अब उसके बाद आता है डबल स्टब मैचिंग। डबल स्टब मैचिंग भी हो सकती है। डबल स्टब मैचिंग में आप देखें तो हम 2 स्टब लगाते हैं। ये देखें 2 स्टब हैं इसमें, दोनों पैरेलल, दोनों शॉर्ट स्टब हैं, शॉर्ट सर्किट स्टब है और दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट हैं और नियर बाई टर्मिनेशन पॉइंट। एडवांटेज ऑफ स्टब मैचिंग, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज कांस्टेंट, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट होती है। द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ लाइन इज कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कांस्टेंट रहता है। एट हाई फ्रीक्वेंसी द स्टब कैन बी यूज्ड फॉर इंपीडेंस मैचिंग एट डिफरेंट लोड, सो इट कैन बी यूज्ड इन वाइड फील्ड, इसलिए हम इसको वाइड फील्ड में मैचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इसमें स्मिथ चार्ट। द कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इजीली डन विद ग्राफिकल मेथड बाई स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसके द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
By the Smith chart, input impedance, admittance, standing wave ratio, reflection coefficient and Vmax etc. of open circuit and short circuit line can be evaluated. यानी कि स्मिथ चार्ट की हेल्प से हम इनपुट इम्पीडेंस, एडमिटेंस, स्टैंडिंग वेव रेशियो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड Vmax एक्सेट्रा दीज पैरामीटर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. It has two sets of circle or arcs of circle, one represent real part and other represent imaginary part. It is also called as constant R circle and constant X circle. इसमें जनरली दो सर्किल होते हैं जो इसमें से एक सर्किल रियल पार्ट के लिए होता है और दूसरा सर्किट इमेजिनरी पार्ट के लिए होता है. जो रियल पार्ट के लिए उसे R सर्कल और जो इमेजिनरी पार्ट के लिए है उसे X सर्कल भी बोलते हैं. कांस्टेंट R सर्कल क्या है? इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ R. द इंटरसेक्शन ऑफ R स्केल रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू. At circle of R is equals to 1, the value of R at each point of the circle will be 1. यानी कि अगर इसमें देखें तो दिस इज R स्केल, ये R स्केल है, ये रियल पार्ट के लिए है. तो रियल पार्ट में जो R इज इक्वल्स टू 1 पर जितने भी पॉइंट, जहाँ भी पॉइंट इंटरसेक्शन है वहाँ पर वैल्यू R की 1 होगी. तो ये दिस इज फॉर R इज इक्वल्स टू 1, दिस इज फॉर R इज इक्वल टू 5, दिस इज फॉर R इज इक्वल्स टू 10. तो ये वैल्यू इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 10 मिलेगी. इसी तरह से कांस्टेंट एक्स सर्किल है. अपर सेमी सर्किल कर्व्स रिप्रेजेंट दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स वाइल लोअर सेमी सर्किल कर्व्स रिप्रेजेंट दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स. अगर इसमें देखें तो ये स्मिथ चार्ट जो है ये सर्कल आपका इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो इसमें दो कर्व है, एक अपर है एक लोअर है. तो अपर कर्व पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, नीचे वाला नेगेटिव के लिए. तो जो सेमी सर्कल कर्व है, अपर सेमी सर्कल कर्व है वो पॉजिटिव वैल्यू का रिप्रेजेंट करता है एक्स की, जबकि लोअर सेमी सर्कल कर्व्स रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स. हेंस दी इंटरसेक्शन ऑफ आर सर्कल एंड एक्स सर्कल रिप्रेजेंट दी इम्पीडेंस एट स्मिथ. और इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.